नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का जो पेपर था, जिसमें मैं इंग्लिश, मैथ्स और जीएस का पोर्शन क्लियर करा चुका हूँ, मॉडल पेपर फर्स्ट का। और आज बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके भी लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और एक इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से रिलेटेड होता है, उसके भी लगभग 20 क्वेश्चन बनते हैं। ये दो जो टॉपिक है वो अलग होते हैं बाकी टॉपिक से। बाकी जैसे आपका जीएस होता है जिसमें आपका जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ दोनों आ जाता है, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। मैथ भी कॉमन सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश भी कॉमन सब्जेक्ट होता है, जो आपका बैंक में या फिर आपका बोल सकते हैं एसएससी में या फिर आपका रेलवे में आ जाता है। वो सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉज जो होते हैं ये अलग होता है। ईपीएफओ में ये दोनों आपको अलग पढ़ने होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। खासकर अभी जो बात करेंगे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, द कॉन्फिडेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ द साउट। सीआईआई बोलते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री को। तो ये आप याद रखना। South, the inclusion of the tourism in the concurrent list to enable the center and the state to effectively regulate the sector. तो लिखा था सेवन schedule of the Indian Constitution include the subject of the concurrent list. Public health livestocks fall under the concurrent list. Who among the above statement are correct? अब यहाँ पे देखो की पॉइंट है करेक्ट। तो पहले लिखा हुआ था सेवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट। बिल्कुल सही है। सातवीं जो आपकी अनुसूची है सेवंथ, वैसे टोटल कितनी है आपकी, तो टोटल आपको मिलेंगी 12। 8 मूल रूप से थी जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थी, 4 आपकी बाद में जोड़ी गई, ठीक है ना। तो जो सातवां आपका जो था, सातवीं जो आपकी लिस्ट आती है, जो आपकी लिस्ट है, शेड्यूल लिस्ट है, उसमें तीनों के बारे में डिस्कस करने मिलता है आपका। चाहे वो सेंट्रल हो, जैसे बोलते हैं आपका सेंट्रल लिस्ट होती है एक, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। अगर तीनों की बात करूँ तो जो लिस्ट है या जो आपके हैं स्केड्यूल में, ठीक है ना, जो आपके सेवन्थ स्केड्यूल में जो लिस्ट का पैटर्न आता है वो हमने ले रखा है आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उससे ले रखा है। अगर केवल कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है, ठीक है ना। अगर सेंट्रल लिस्ट की बात करूँ तो सेंट्रल लिस्ट में लगभग लगभग अभी आपके लगभग पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, फिर 100 हो गए थे, अभी वर्तमान में 100 है। स्टेट लिस्ट की अगर बात करूँ तो पहले 66 थे, कम होकर 61 रह गए। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करूँ तो पहले इसमें आई थिंक 47 के आसपास थे और अब लगभग 52 के आसपास हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट। सेंट्रल लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। स्टेट लिस्ट में आपका राज्यों को होता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपने याद रखना है। एक होती है आपकी रेजिडुअरी पावर्स, तो ऐसी पावर्स आती हैं जो जिन तीन बोल सकते हैं, अगर किसी भी मुद्दे का या कोई भी मुद्दा है उसका जिक्र अगर इन तीन लिस्ट में नहीं है तो उससे अगर कोई बाहर आता है तो रेजिडुअरी पावर्स में चला जाता है और वो पावर मिलती है फिर सेंटर को, ठीक है ना। तो सेवन शेड्यूल जो है आपका, ठीक है ना, वो रिलेटेड आपका लिस्ट से, तीनों लिस्ट से, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से। तो पहला वाला आपका सही है कि कॉन्करेंट लिस्ट भी उसका एक पार्ट है। पब्लिक हेल्थ लीव स्टॉक फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक चीज़ याद रखना, ये लीव स्टॉक हो गया, पब्लिक हेल्थ है, ये स्टेट में पड़ता है, ठीक है। लीव स्टॉक वगैरह हो गया, ये आपका स्टेट में पड़ता है। इसके बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। तो कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज साउट द इंक्लूजन ऑफ द टूरिज्म इन द कॉन्करेंट लिस्ट टू इनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू इफेक्टिवली रेगुलेट द सेक्टर एज द वॉल well as the frame policies for the growth, ठीक है ना। The budget recommendation submitted to finance minister CI suggested the tourism export are treated on par with the other export to services as such a transaction may be zero rated for the GST without the stopping for the flow of the input credit. The constitution clearly demarcates the subject which are under the exclusive domains of the union and those under the states, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट मतलब जो सेंट्रल लिस्ट है उसी को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, इट ऑल्सो इंक्लूड दो सब्जेक्ट्स विच आर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। दो सब्जेक्ट आर अंडर द कॉन्करेंट, जो दोनों में पढ़ते हैं, फॉल करते हैं यूनियन और सेंटर स्टेट्स के दोनों, जहाँ पे दोनों क्या बना सकते हैं। जैसे आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन में आपके जो पावर होती है वो दोनों के पास होती है, यूनियन भी कर सकती है और स्टेट भी आपके नियम बना सकती है। सेवन शेड्यूल जो आता है आपका वो रिलेटेड आपका लिस्ट है, उसमें तीनों लिस्ट आती है आपकी, यूनियन लिस्ट आती है, आपकी स्टेट लिस्ट आती है, तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला वाला ऑप्शन सही होता है। दूसरे की अगर बात करूँ, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आपके कुछ कुछ जो आपके मैटर्स हैं जो सेंटर, जिनमें आपका क्या कानून बना से, जैसे डिफेंस हो गया, आप जानते हैं जितनी भी आपकी आर्मी होती है आपकी किस में आती है, यूनियन में आती है। एटॉमिक एनर्जी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, रेलवे के अंदर जो आपकी प्रोटेक्शन फोर्स आती है वो स्टेट के अंदर आती है, ठीक है ना। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हो गया, एयरवेज हो गया, पोर्ट्स हो गए, फॉरेन ट्रेड्स हो गए, और करेंसी एंड कॉइनेज, ये सारा किसका काम है, आपका यूनियन का। स्टेट लिस्ट में आ जाता है आपका एग्रीकल्चर,
पुलिस आ जाती है, प्रिजन। अच्छा देखना, पुलिस किस में आती है? स्टेट में आती है, जबकि डिफेंस किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। लोकल गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक हेल्थ आ गया, लैंड आ गया, लीकर आ गया, लिवली स्टॉक आ गया, तो ये लाइव स्टॉक्स आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, तो ये सारा किस में आता है? आपका स्टेट पब्लिक सर्विसेज आ गई, स्टेट लिस्ट में आता है। तो पब्लिक हेल्थ जिसकी बात कर रहा था और लाइव स्टॉक, वो पार्ट कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं। पब्लिक हेल्थ और लाइव स्टॉक दोनों फॉल करते हैं किसमें? स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर बात करें तो एजुकेशन, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी अदर दैन एग्रीकल्चर, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है ना, एडल्ट्रेशन हो गया, अडॉप्शन एंड द सक्सेशन आ गया, ये सारा आपका किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में आपके फॉल करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 है और आर्टिकल जो है वो 12 से लेके आपका जाता है कितने तक? ये जाता है आपका 36, ठीक है ना, तो ये जाता है 35 तक। तो लिखा हुआ दे लिमिट द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी सस्पेंडेड। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल लिमिट कर सकते हैं अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है ना। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में कुछ पावर्स होती है हमारे पास। आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर ये भी होता है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होता है, सस्पेंड हो सकते हैं। किस कंडीशन में हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। मेनली जो होते हैं आपके जब नेशनल इमरजेंसी जो लगती है आर्टिकल 352, तो आपके जो होते हैं केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनके अलावा ये नहीं होते। ये दोनों, एक तो ये किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, और ये आपका राइट टू लीव है या राइट टू लाइफ है या फिर पर्सनल लिबर्टी के लिए। ये दोनों को छोड़ के सारे आपके क्या हो सकते हैं? एबोलिश्ड हो सकते हैं। तो उसकी एक कंडीशन है, कौन सा? आपका नेशनल इमरजेंसी है। दे सिक्योर द वाइटल पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको भी सिक्योर करता है ये, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑफ द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज दैट दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ पे बता दिया मैंने, आर्बिट्री लॉज जो होते हैं लेजिस्लेचर्स के उनसे रिलेटेड भी है, आपका अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट को लिमिट करता है। दे आर जस्टिसेबल इन द नेचर, बिल्कुल जस्टिसेबल है। दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ देयर वायलेशन। अगर वायलेशन होता है इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसेबल मतलब होता है। नॉन जस्टिसेबल जैसे आपके डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, ये नॉन जस्टिसेबल होती है। आप इनके लिए कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जैसे मैंने बोला था एक दिन कि जैसे मान लो कि दिल्ली में क्या है आपका मेट्रो सेवा है, तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड भी उत्तराखंड में मेट्रो सेवा नहीं है तो आप इसके लिए कोर्ट में चल जाएंगे, क्यों नहीं है जी? नहीं, ये आता है आपका डीपीएसपी में, ठीक है ना, राज्य के निदेशक सिद्धांत में आता है। तो यहाँ पर ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। इनके लिए, इनकी रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा राइट्स सच एज द इक्वल टू कंटेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, इट इज सो द पॉलिटिकल द सोशल इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। तो तीसरा वाला भी सही हो जाता है, सोशल वाइटल पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ इन्हें क्या किया जा सकता है? सस्पेंड भी किया जा सकता है। फर्दर दे आर नॉट सैक्रोसेंट एंड दैट कैन बी कर्टेल ऑफ द रिपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो आर्टिकल 368 है, इसके थ्रू आपके क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में होता है आर्टिकल 352 और राइट ग्रांटेड एक्सेप्ट, इनको छोड़कर आर्टिकल 20 जो मैंने अभी बताया आपको, जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेज है, ये कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता है? डाइल्यूट नहीं हो सकता। और दूसरा आपका राइट टू लाइफ, ये आपका नहीं हो सकता, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन द मेंशन इन द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लिंग्विस्टिक बेस की बात करें तो लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 343 से जाता है 351, तो सारे फॉल कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो मेंशन होता है वो आर्टिकल 350B में है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके थ्रू ये एड ऑन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1953 से 55 तक चला था। और 56 में आपका आंध्र प्रदेश पहला क्या बन गया था? लिंग्विस्टिक बेस पे आपका क्या बन गया था? राज्य बन गया था। फजल अली कमीशन आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड 1953 में ये फॉर्म हुआ था। द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना कि जो इसका आपका कौन होता है? चेयरमैन होता है।
वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करता है। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स इंक्लूड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफगार्ड द प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कमीशन वाज मेड बाय द प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द नेशनल इंटीग्रेशन इफ ensure the effective implementation of the plans and the schemes related to the group of the linguistic minority. The office of the linguistic minority was created in the 1957 आप याद रखना 1957 में बना था। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 350B है। अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? जो इसका कौन होता है? आपका ऑफिसर होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट देते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, कोई जगह कैसी होगी आपकी बोल सकते हैं शेड्यूल एरिया होगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो लिखा हुआ है नॉट करेक्ट है, तो ये आपका यहाँ पे आपने याद रखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कमीशन वाज फुली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन अलॉन्ग विद द मेंबर्स एंड द बिकेम द फंक्शनल ऑफ द मार्च 2000। बिल्कुल सही है। 2000 में आपका क्या था? ह्यूमन राइट कमीशन, जो राजस्थान का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपका फाउंड हो गया था। इट हैविंग वन चेयरपर्सन होता है, दो आपके मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। ये अमेंडमेंट है, गलत मत कर देना, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्ट आपका 1993 में आया था। ये अमेंडमेंट जो उसमें किया गया, तो अमेंडमेंट जो था 2006 का, याद रखना बाई एक्ट आ रखा है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि इसका आपके मतलब ये आर्टिकल के थ्रू फॉर्म्ड होना चाहिए, जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी। इससे पहले जो पार्ट था शायद से जीएस में, उसमें मैं समझा चुका हूँ। तो आर्टिकल के थ्रू जो आपके इंट्रोड्यूस होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। ये आपका एक्ट के थ्रू है, एक्ट के थ्रू हो रखा है। तो ये आपकी कैसी बॉडी है? तो ये आपकी है स्टैट्यूटरी बॉडी, विधिक, ठीक है ना, विधिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द 5 years अंटिल दे अटेंड। अभी एक चीज़ याद रखना कि हमेशा याद रखना कि जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, हमेशा एक जो आपका क्या होगा, जैसे अगर सेंटर पे, ठीक है ना, नेशनल अगर आपका है सेंट्रल लेवल पे, तो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो आपका चेयरपर्सन होगा, वो रिटायर्ड जज होना चाहिए, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। जैसे इससे पहले अभी दिसंबर में आपके HL दत्तू रिटायर हो गए, ये थे आपके, ठीक है ना। तो इनकी जगह अभी लिए मई में बने, उनका नाम है PC पंत। ये एक्टिंग है, मतलब इन्हें अभी पोस्ट नहीं मिली, पर एक्टिंग है। इनकी जगह ये अभी फिलहाल रहेंगे जैसे नियुक्ति होगी वैसे पता लग जाएगा। तो अभी मई 2021 की बात है कि आपके जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष बने वो बने PC पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो ये आप याद रखना, HL दत्तू की जगह उन्होंने लिया। 1993 का एक्ट है आपका। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ये हाई कोर्ट का जो आपका कोई जज होगा वही बनता है। अब एक चीज़ होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसकी जो होती है वो होती है आपकी 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट्स में होती है 62 ईयर्स। पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों की कंडीशन होती है कि एक तो कौन होगा, आपका चीफ जस्टिस नहीं, जज होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी बात है, रिटायरमेंट के बाद क्या होना चाहिए कि वो 5 साल का कार्यकाल ले सकता है, और या तो एज अटेंड कर दे 70 की, जो भी पहले हो जाए तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश्ड इन द मार्च 2000, तो पहला वाला सही हो जाता है। द इंस्टीट्यूशन डील विद द ह्यूमन राइट इशू इन द स्टेट। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट कब आया था? तो ये यहाँ पे देख लीजिए 1993 का आ रखा है। प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों बने थे, दोनों बने। नेशनल तो पहले बन गया था, स्टेट धीरे धीरे करके बना। द कमीशन इज हैविंग वन चेयरपर्सन एंड 2 members, तो ये भी आपका सही हो जाता है। कौन सा? सेकंड वाला। इट एन ऑटोनोमस बॉडी विद इट्स ओन मेथड ऑफ द अपॉइंटिंग एंड इट्स ओन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो मैंने बता दिया। द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द 5 years एंड 70 years, जो भी पहले हो जाए, 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर दो, ये तो 70 की आप एज कंप्लीट कर दो तो यहाँ पे मैंने बता दिया 1993 का आपका एक्ट है, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान नोटिफाइड ऑन द जनवरी 1919 को, पर आपने याद नहीं रखना, वही रखना है आपने याद, मार्च 2000 को। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के थ्रू ये बना था आपका। और जस्टिस अभी जो है वहाँ पर महेश चंद्र शर्मा है, जो एक्टिंग चेयरपर्सन है कहाँ के? राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। अभी कौन है? तो नेशनल ह्यूमन राइट NHRC के जो अभी आपके हैं वो है PC पंत, PC पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो ये नाम आपने याद रखना है कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट के थ्रू आई है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में एयरवेज आता है, अभी बताया था, एयरवेज, पोर्ट्स, बैंकिंग, ये सारे किसके? यूनियन लिस्ट के। स्टेट लिस्ट में बोल रहा है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, नहीं एजुकेशन बताया था ना, एजुकेशन दोनों में आता है। तो ये जो फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है। लीकर, एग्रीकल्चर, लैंड, ये किसके? स्टेट लिस्ट के पास है। उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? केवल फर्स्ट, ठीक है ना। तो ओनली
फर्स्ट ओनली। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो यूनियन लिस्ट अभी बता चुका हूँ, 7 शेड्यूल जो आपका है उसमें लिस्ट की बात कर रखी है, ये अभी बता चुका हूँ। डिफेंस ऑटोनॉमी, ये देखो सारा देख लो, अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, पीपल पार्टिसिपेशन। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले तो आप एलिमिनेशन करो। देखो पंचायती राज सिस्टम जो आया था वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर आया था, मतलब डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण किसका, शक्तियों का। गांधी जी इसके प्रखर प्रवर्तक रहे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। आर्टिकल 40 में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। और फिर जो आपके आते हैं आर्टिकल 243 A to O, यहाँ तक जाते हैं पंचायती से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 243 OP to ZG तक जाता है, ठीक है ना। ये आपका किससे रिलेटेड है, आपके ये आपके म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। उसके बाद आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं जो आगे जाती हैं, आपकी ZG से आगे जाती हैं। अभी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, पर इसी में आती हैं आर्टिकल 243 में, वो आती हैं आपकी कौन सी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो है, तो मतलब सेकंड तो है, तो सेकंड है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आता है कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन और पीपल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है। चौथा भी होता है कि जो क्या होता है, जनता का क्या होता है इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो चौथा भी सही है। अब ये तो गलत हो गया, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, या तो चारों सही होंगे तो दो सही होंगे। अच्छा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है, नहीं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती पंचायती राज सिस्टम में, और ना ही फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। 2-4 सही होंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है और पीपल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर द पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था आपका, ठीक है ना। ये आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो आपकी जो शेड्यूल है, तो टोटल मिला के कितने 12, जिसमें से 8 तो पहले थे और 4 एड ऑन हुए थे। तो जो 11वां है और जो 12वां है, अच्छा 10वां मैं बता देता हूँ। 10वां जो जैसे आपका कौन सा था, 9वां जो था वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, फर्स्ट है 1951 का, ठीक है ना। और जो 10वां था ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10वां जो आपका, ये आपका रिलेटेड आपका क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से दल बदल नियम से रिलेटेड है। ये आपका 52nd अमेंडमेंट था, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, 52nd अमेंडमेंट था, ये आपने याद रखना है 1985 का। और उसके बाद 11th आता है जो 73rd अमेंडमेंट था, ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड था। 74 जो था म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था। ये आपके आए थे 1993 में, ठीक है ना। 24 अप्रैल को मनाया जाता है आई थिंक आपका पंचायती राज दिवस, तो ये थोड़ा दिमाग में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन मैंडेटरी एवरी रजिस्टर्ड वोटर इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज इज द पार्ट ऑफ द विलेज असेंबली। याद रखना, वोटिंग जो आपका होता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे बोलते हैं। तो अभी एज कितनी, 18 है, पहले कितनी थी 21, पर जो आपका 61st अमेंडमेंट था 1988 का, उसके थ्रू कितनी हो गई थी, तो वोट देने की जो आई थी 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायती राज चुनाव किस साल से लड़े जा सकते हैं, जब आप 21 की एज को क्रॉस कर लेते हैं। आप जब 21 साल के हो जाते हैं पूरे, मतलब आपको 22वां साल लगेगा, तो आप पंचायती या फिर म्यूनसिपैलिटी के चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज वाज द मेन रीजन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। इसकी बात महात्मा गांधी ने भी की है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। विच केम टू नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हेंस द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट लिखा फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन वाज नेवर इन द प्रोविजन। देखो फाइनेंशियल नहीं है इन द पंचायती सिस्टम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज। लोकल फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन बाय द वे ऑफ द ऑक्ट्रल टैक्सेस द आउटकम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूट, नॉट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की बात नहीं हो रखी है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात भी नहीं, कैन बी इंश्योर्ड इन द एनी सिस्टम विच इज डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड, इट नीड टू द नॉट नेसेसरली टू द वी आर लोकल बॉडी, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अच्छा, 3 चीज़ों पे ये बात करता है। जब 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो बीन सेंटर्ड अराउंड द 3D क्या है कि डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवैल्यूएशन पे बात करता है। डेलीगेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पावर, कि पावर को क्या करना है, नीचे तक आपका देना है। जो सब प्रधान होता है तो गाँव तक का देख लेता है, तो उसके पास भी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसे बोला जाता है, पर ये डेलीगेशन के थ्रू होता है। डिसेंट्रलाइज मैंने अभी बता दिया, ट्रांसफर होता है पावर का नीचे लेवल तक। और डिवैल्यूएशन होता है, इट इज द ड्रीम टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द लोकल बॉडीज। किसी भी देश का विकास या किसी भी, मैं बोलता हूँ किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ये सबसे पहले आपको देखने को मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, गुप्ता एरा जो थी आपकी, उस टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको मौर्यों के टाइम पे, चाणक्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना।
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 67th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड फॉर द कमोडिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अच्छा डिमांड ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, सब 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 पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा देखो डिमांड जो होता है, आपने डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपने वो पढ़ी है क्या बोलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो आपने डिमांड एंड सप्लाई जो होती है आपका डिमांड एंड सप्लाई रूल, ये जरूर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो उसी पे बेस्ड है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, डिमांड इज द नंबर ऑफ द गुड्स दैट इज कस्टमर आर रेडी टू एबल टू बाई एट द सेवरल प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम। द एसोसिएशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड कर्व, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, बिल्कुल सही है, ओन प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड्स व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। जब क्या होता है, प्राइस कम होता है किसी भी चीज़ का, अगर प्राइस क्या होता है गिरता है, डिमांड रेज हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है उसकी, रेज हो जाती है। व्हेन ओन प्राइस राइजेस एंड व्हेन द ओन प्राइस राइजेस डिमांड, तो ये क्या होता है आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब आपका कमोडिटी प्राइस फॉल करता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिए कि मैं ये बोल दूँ, जैसे फ़ोन है, तो ये फ़ोन है आपका पहले 40,000 का था, और 40,000 की जगह आप ये 20,000 का हो जाएगा। तो अब खरीदने वाले, जैसे मान लो कि पहले 40 एक ही व्यक्ति खरीद रहा है, अब 20,000 का मिल रहा है, तो हो सकता है 2 व्यक्ति उसे खरीदें। तो सिंपल सी बात है, अगर कि प्राइस रेट आप कम कर देते हैं तो आपकी जो क्या होती है डिमांड होती है क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ये, ठीक है ना। तो पहला तो सही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी पे बिल्कुल ये आपका डिपेंड करता है। दिस दूसरा आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजन विद द डिमांड इन द गिवन कमोडिटी आल्सो राइजेस वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो अगर क्या होता है आपका, ये बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस देन द डिमांड द गवर्नमेंट कमोडिटी आल्सो राइजेस। अच्छा जब ये बढ़ता है ना आपका, गुड राइजेस करता है, तो डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सेम वाइस वर्सा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस द डिमांड द गिवन कमोडिटी फॉल्स। तो बता दिया कि जब आपकी क्या होती है, प्राइस में कमी आती है, तो आपका प्राइस में अगर क्या बढ़ जाए तो फिर आपका क्या होता है, डिमांड घट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड बोला हुआ है, तो ठीक है भाई, गुड्स और कमोडिटी एक ही चीज़ है, तो ये कनेक्टेड हो जाते हैं, दोनों सही है। देयर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो देखो 3 चीज़ों पे होती है, नॉर्मल गुड्स पे होती है, इन्फीरियर गुड्स और नेसेसिटी पे होती है। नॉर्मल गुड्स से होती है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम की बात करूंगा, इनकम ऑफ, अगर इनकम बढ़ रही है, देखो तो इनकम बढ़ रही है तो हो सकता है लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाए आपका, हाई हो जाए, तो डिमांड क्या हो जाता है, राइज होता है, याद रखना। जैसे पहले अगर मैं 40 रुपये किलो वाले चावल खाता था, अगर मेरी सैलरी बढ़ गई या मेरी इनकम बढ़ गई, तो हो सकता है मैं 80 रुपये किलो वाले चावल खाऊं। और ये तो आप जानते हैं सिंबल ऑफ स्टेटस होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर मतलब होता है कि जब घटिया वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपकी इनकम घट जाती है, तो जो इंसान होता है, जो ठीक है ना, वो किस पे शिफ्ट करने लग जाता है, इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट कर देता है। जैसे मान लो पहले मैं दूध लेता था 1 लीटर, अब दूध की जगह क्या ले रहा हूँ, मिल्क पाउडर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मिल्क पाउडर ले रहा हूँ। तो ये मिल्क तो आपका किस में आ जाता है, नॉर्मल गुड्स में आ जाता है, मिल्क पाउडर आपका इन्फीरियर गुड्स में आ जाता है। कि अब मैं मिल्क तो ले नहीं पा रहा, काफ़ी महंगा पड़ रहा है, डेली बेस पे लेना, मिल्क पाउडर लूँगा। तो मिल्क पाउडर क्या होता है, कई दिन चल भी जाएगा और पानी मिला के मैं पी सकता हूँ। तो ये होता है इन्फीरियर गुड्स। और एक होते हैं आपके नेसेसिटीज, जिस तरीके से डिमांड होगी उस तरीके से आपका चलता है। अ थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो देयर, द नेसेसिटी डिमांड फॉर द जनरली डज नॉट चेंज इन द इनकम। ये याद रखना, लाइफ सेविंग ड्रग्स ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो इनके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनकी नेसेसिटी होती है। मतलब क्या है, देखो अब की लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे अभी के टाइम पे अगर देखेंगे आप, तो पैरासीटामोल काफ़ी ज़्यादा खाई जा रही है क्योंकि बुखार काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो आपको खरीदनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ जाना, ठीक है ना। बाकी टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, ये आप जानते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और मिसलिनियस कई सारी चीज़ें होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 68th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीडीपी। तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, डिफ्लेटर की बात कर रहे थे, इट इज़ एन इंडेक्स नंबर विच मेजर द इन्फ्लेशन। बिल्कुल है, महंगाई जो होती है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति, जब आपकी कहते हैं महंगाई दर बढ़ती है। अच्छा आरबीआई ने कितना कर रखा है इन्फ्लेशन रेट को, कितना बेहतर, 9 जो बोल सकते हैं आइडल कंडीशन ऑफ 4 + -2 है, मतलब 2% से लेकर 6% तक अगर महंगाई बढ़ती है किसी भी चीज़ पे, तो वो ठीक समझी जाएगी। अच्छा नेक्स्ट लिखा, इट इज़ यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम द रियल जीडीपी। नहीं, उल्टा है, रियल जीडीपी को निकालना है किससे, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जो जीडीपी होती है वो प्रेजेंट टाइम की होती है, और जो रियल जीडीपी होती है बेस ईयर के हिसाब से होती है। मतलब बेस ईयर मतलब ये मान लो कि अगर मैंने बेस ईयर मान लिया अपना कौन सा 2015, तो अगर उसका कंपेरिजन करूँगा 2021 से, तो 2015 को मैं रियल जीडीपी, इसको रियल जीडीपी कंसिडर करूंगा, जितना भी पैसा कमाया होगा देश ने,
और 2021 की जो होगी प्रेजेंट की होगी वो मैं बोलूँगा नॉमिनल। उल्टा होता है, मतलब नीचे क्या आता है जीडीपी, ये रियल जीडीपी नीचे आता है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखो लिख लगा डिटरमाइन द, देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन द नॉमिनल जीडीपी, डिटरमाइन द रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100%, परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा, तो आंसर बनेगा केवल फर्स्ट, सेकंड वाला गलत है। इट इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द रियल जीडीपी फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। अच्छा ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, आपकी 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा, देखो कौन सा सही है, तो लिखा हुआ है इट एम्स टू रीच द 30% ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय द ईयर 2030। गलत है। दो चीज़ें होती है, एक होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग और एक होती है आपकी बायोडीजल ब्लेंडिंग, दो तरीके से चलती है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो थी, इथेनॉल आप जानते हैं C2H5OH होता है, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन होती है, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें आपका केवल और केवल क्या होता है, C होता है या H होता है, ये दोनों होते हैं। तो वो जल नहीं पाते बेहतरी से, तो इसलिए हो सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, जलाता है बेहतरी से। तो भारत सरकार का ये टारगेट था कि 2030 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 20%, ना कि 30, ठीक है ना, कितना 20%, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा था कि 5% हम बायोडीजल ब्लेंडिंग भी करेंगे, डीजल में 5% की ब्लेंडिंग करेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा है 4th जनरेशन बायोफ्यूल्स आर द बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एल्गी, एल्गी से निकल के आते हैं, तो ये गलत है। ये 4th जनरेशन नहीं है, 3rd जनरेशन है। वैसे 4 तरीके की जनरेशन आपको बायोफ्यूल्स में देखने को मिलती है। अच्छा बायोफ्यूल्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके। सॉलिड बायोफ्यूल्स होते हैं आपके, वो ड्राइड प्लांट्स मटेरियल्स आते हैं, द मेन्योर्स आता है। लिक्विड बायोफ्यूल्स में आपको कौन सा आ जाता है, लिक्विड बायोफ्यूल्स में आपका बायोथेनॉल और बायोडीजल आ जाता है, गैसेस में आपका बायोगैस आ जाती है। तो मैं 4 तरीके की कैटेगरीज में से फॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स आते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, शुगर हो गया, स्टार्च इससे मेड होता है, तो याद रख सकते हैं आप, शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल से। सेकंड जनरेशन जो होते हैं वो फीड स्टॉक से होते हैं, गोबर वगैरह इस तरीके से होता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो नॉन द एडवांस बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन जो होते हैं बायोफ्यूल्स होते हैं वो बनते हैं आपके किससे, प्रोड्यूस बाय द एल्गी। और फोर्थ जनरेशन जो होते हैं वो कार्बन कंटेंट होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई। तो चौथा नहीं है बल्कि कौन सा है, तीसरा है। तो ये वाला आपका कौन सा हो जाता है, गलत हो जाता है, तीसरा। ये किस में आ जाता है, थर्ड में आ जाता है। ये जरूर आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना, ये वाली चीज़ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मिटा देता हूँ यार पहले, तो इसको आप जरूर लिख लेना, ठीक है ना, कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन बिल्कुल आपका जो क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें वो आती हैं। सेकंड में आपका फीड स्टॉक वगैरह आता है, थर्ड में आपका एल्गी वगैरह आता है, चौथे में आपका कार्बन कंटेंट जो होता है वो आ जाते हैं आपके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो एनपीआई जिसे सॉरी एनआईपी जिसे बोला जाता है, तो भारत का टारगेट था भाई, ठीक है ना। अब तुम आप जानते हैं कि जो आपका ये कोरोना काल चल रहा है, जो हमारा टारगेट था, देखो हमारी जो जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें अगर देखा जाएगा पहले नंबर पे अभी भी यूएसए, लेकिन लगभग लगभग 21 ट्रिलियन के आसपास इसकी इकॉनमी है डॉलर की। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका चाइना, लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। तीसरे नंबर पे जापान आता है, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। फिर चौथे नंबर पे जर्मनी आता है, लगभग 4 ट्रिलियन। और फिर यूके आता था, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया था पिछले साल, ठीक है ना। मान के चलिए पिछले साल शुरुआत में, तो लगभग ये 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। भारत भी लगभग कितने पे था, 3 ट्रिलियन पे आ गया था, तो हमने इसे पीछे छोड़ दिया था। पर हुआ क्या कि कोरोना काल आया, हमारी जीडीपी की ठप पड़ गई, वैसे सभी की पड़ी। तो अभी जो नया सेंसस, सॉरी नया जो आपका बोल सकते हैं ये रिकॉर्ड्स हमें मिले, तो यूके फिर से आगे निकल गया, यूके को छोड़ने में काफ़ी साल लग जाएंगे। और हमारा टारगेट था कि 2025 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, पर अब वो 2024-25 तक तो लग नहीं रहा। 2030 तक के टारगेट हम अचीव कर पाएंगे कि हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है ना। वैसे ही मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी के मामले में, अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ऑलरेडी भारत तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे फिर चाइना हो जाता है, दूसरे पे यूएसए हो जाता है, तीसरे पे कौन आ जाता है, भारत आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक 2020 के पेपर में पूछा गया था, या हाँ 2020 का जो आपका यूपीएससी का पेपर था 2019 का, उसमें पूछा गया था। तो पहले लिखा हुआ है द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर द फिस्कल ईयर 2020-25 इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, होल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिटीजन इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो टारगेट था 5 ट्रिलियन डॉलर का, तो 2024-25 तक नहीं हो पाएगा अचीव, 2027-28 लग ही जाएगा। स्पेंड अबाउट द 1.4 ट्रिलियन डॉलर, उसके लिए ये था कि अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है, तो लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 100 लाख करोड़ रुपये हम किस में इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है ना।
तो पहला सही हो जाता है। टू ड्रॉ अप द आउटलाइन ऑफ द एनआईपी हाई लेवल टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन ऑफ द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द, ये भी सही है, ठीक है ना। तो एनआईपी इज इधर को लिखा हुआ है एक्सपेक्ट टू इनेबल द वेल प्रिपेयर्ड infrastructure project which will create the jobs, improve the ease of the living and provide the equitable access to the infrastructure for all the thereby making the growth for the inclusive, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों चीज़ें सही हैं, ये आप पढ़ लेना इससे पूरा, ठीक है ना। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो समझा चुका हूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हेराडोवर मॉडल वारंटेड रेट ऑफ द ग्रोथ डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान जो था आपका, तो वो जब इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1951 टू 56 ये आपका चला था। तो वो जो आपका फर्स्ट 5, अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, 5 ईयर प्लान जो हमने ले रखा है वो कहाँ से ले रखा है, यूएसएसआर से, ठीक है ना, रशिया से, ये आपने याद रखना है। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 टू 56 ये हेराडोवर मॉडल से रिलेटेड है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन का पूछना है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित है, तो वो हेराडोवर मॉडल पे आधारित थी। सेकंड जो थी वो मैनोविस मॉडल था, तीसरा जो था गाडगिल मॉडल था, इस तरीके से आपका चला था, ठीक है ना। और अब जानते हैं आपकी जैसे अब क्या है, जो 5 ईयर जो योजना आयोग है उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, ठीक है, 2015 में, थिंक टैंक है भारत का। तो हेराडोवर जो मॉडल था वो रिलेटेड किससे था, तो इसको मैं बता देता हूँ, ये सेविंग इनकम रेशियो से आप याद कर लो, उससे डायरेक्ट याद कर लो, हेराडोवर मॉडल ये सेविंग इनकम रेशियो से रिलेटेड था, ठीक है ना। हाई सेविंग इनेबल द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल स्टॉक, जितनी ज़्यादा आप सेविंग करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कैपिटल स्टॉक में। हेराडोवर मॉडल ये बोलता है इट इज यूज टू डेवलप द इकोनॉमिक टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द सेविंग एंड द कैपिटल। The Haradover model suggested that the rate of the economic growth depends on the two things, a level of the savings and the capital output ratio. In the simple economic growth, the level of the saving upon the capital output ratio, इससे ये हम दिखा सकते हैं। Level of saving, the higher saving enable the greater investment in the capital stock. The marginal efficiency capital, तो ये this refer to the productivity of the investment for its mean. Take an example, it machine. If the machine costing $30 million, increase output of the 30 million by the 30 million. इस तरीके से तो saving income ratio से related था आपका Haradover model। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 3। मतलब अगर देखो कॉस्टिंग इतनी है और आप उसमें कितना कर देते हो, 10 का सेविंग कर देते हो, या उल्टा देख लो रेशियो देख लो तो 30, ठीक है ना, 30/10, और ये 3 का रेशियो आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना मिल जाएगा, 30 का। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला है ना लिखा हुआ है, ये कहाँ गया यार, ये फॉर्मूला लिखा हुआ लेवल ऑफ द सेविंग, तो कितना 10 का अगर आप सेविंग करते हैं 30 पे, ठीक है ना, तो इस तरीके से कितना हो जाता है रेशियो जो आएगा 1/3 का आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिशिएट होती है वैल्यू, जैसे फ्रीज है, तो फ्रीज का अगर मैं मान लूँ कि फ्रीज की अगर आज वैल्यू कितनी 10,000 रुपये, तो 5 साल बाद इतनी थोड़ी दिखेगी, उसकी वैल्यू घट के 5,000 रुपये आ जाएगी 5 साल बाद, तो इसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका डेप्रिशिएशन नहीं होता, ठीक है ना, उनका एप्रिशिएशन होता है, जैसे आपको गोल्ड होता है, तो गोल्ड का रेट जो होता है नॉर्मली अगर 5 साल बाद देखूंगा तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। लैंड हो गया, ज़मीन हो गई, उसका रेट भी आपका बढ़ता है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं उनका आपका डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो लिखा हुआ है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डिंग वेल्थ और इंश्योरिंग द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो दो चीज़ों में काम करता है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, कि आप प्रॉफिट को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, और मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर के वेल्थ को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, दोनों पे करता है। पर क्योंकि बेसिक बोला गया है तो अगर इन दोनों में से चुनना है, वैसे फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, पर अगर इन दोनों में से चुनेंगे फिर तब आपको जाना पड़ेगा किसके साथ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजिंग ऑफ द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द रिलेशन विद द एक्विजिशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एक्वायरिंग फाइनेंशियल इन द मैनेजमेंट बिजनेस एसेट्स। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, तो लिखा मैक्सिमाइजिंग ऑफ द प्रॉफिट्स कंसीडर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ लिखा ना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी अगर आपका क्या है बिजनेस है, तो सबसे पहला आपका यही तो रहेगा, बिजनेस क्यों खोला गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट्स को, ये पहला होता है आपका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। कंपनी डिसीजन आर टेकन कीपिंग इन द माइंड ऑफ द नंबर ऑफ द प्रॉफिट दे विल गेट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिसीजन। दूसरा होता है मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, कि आपको जो आपका जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जब इसे बढ़ाएंगे तभी जाके आप पे क्या होता है, ट्रस्ट आता है किसी का। इट कैन बी लिखा हुआ ascertained through the cost benefits analysis according with the time for which money is invested and the risk is involved in the also called the value maximization. This object is concerned with the raising the market value of the organization. Wealth can be calculated by the subtracting the present value of the cost from the present value of the benefits.
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था कंपनी बिजनेस, ये पढ़ लेना यार। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। दोनों होते हैं, पर सबसे पहला जो होता है आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने किस तरीके से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेन कंसर्न विद। तो लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंसर्न, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस और डिविडेंड पेमेंट सिस्टम। अब देखो इसमें क्या है, तो लिखा हुआ शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेन कंसर्न ऑफ। तो लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेफर टू यूजिंग द फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी टू स्टडी इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। लगभग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया जाता है जिसे बोलते हैं आपका बैलेंस शीट, तो लगभग 3 साल की ली जाती है। ठीक है ना, 3 साल में देखा जाता है कि कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा, अबाउट हाउ इट विल परफॉर्म इन द फ्यूचर इट इज़ डन। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि 3 साल की देखी जाती है, इससे पता लग जाता है कि उसका दिवालिया तो नहीं निकलने वाला। ये थोड़ा दिमाग में रखना। कई सारे जैसे आपने बैंक देखे होंगे ना, बैंक का क्या दिवाला निकल जाता है, ये कई सारी कंपनी है वो बेचने के कगार पे आ जाती हैं, अपने आप को मतलब बिकाऊ कगार पे आ जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस समय चेक किया जाता है। अगर लगातार 3 साल उसका क्या हो रहा है आपका बोल सकते हो लॉस हो रहा है, तो वो बिक सकती है या फिर क्या हो सकती है दिवाला निकल सकता है उसका। तो इट डन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। ठीक है ना, तो सो दैट द अभी किसकी बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट द फोरकास्ट कुड बी मेड ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डिटरमाइन द लिक्विडिटी एंड द सफिशिएंसी ऑफ द करंट एसेट्स एंड द कंपेयर टू द करंट लिएबिलिटीज। एसेट्स मतलब होता है जितना भी आपके पास क्या होता है पूंजी होती है, और लिएबिलिटीज आपकी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है ना, द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस जैसे लिएबिलिटीज होती है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो वो आपकी जिम्मेदारी की वो लिएबिलिटी को आपको पूरा करना है, मतलब वो लोन आपको चुकाना है। ठीक है ना, द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस आल्सो हेल्प द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट डेट मैच्योरिटी बोथ द करंट एंड द लॉन्ग टर्म्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साउंड डिविडेंड पॉलिसी। देयरफॉर द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है कि शॉर्ट टर्म में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस आता है, लिक्विडिटी एनालिसिस आता है, रिटर्न एनालिसिस आता है और एक्टिविटी एनालिसिस। लिक्विडिटी घबराना, लिक्विडिटी मतलब होता है जैसे आपकी करेंसी होती है ना, लिक्विडिटी जैसे बोलते हैं लिक्विड करेंसी बोला जाता है। जैसे आपका रुपये है, भारत में रुपये है, आप कहीं भी चल जाओगे तो चलेगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कोई मना कर देगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना, अब जैसे उसे लिक्विडिटी बोला जाता है जो आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके मार्केट में। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस आता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एनालिसिस आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस आता है, ये लिख लेना। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज इक्वेशन। अच्छा एक चीज याद रखना, ओपनिंग कैपिटल जो होता है वो जो होता है आपका वो होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस। हालांकि यहाँ पे दे नहीं रखा, ये थर्ड वाला आंसर बनेगा, यहाँ पे प्लस लॉस कर देना, इसको ऐड ऑन किया जाता है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस के बारे में देखें तो ओपनिंग बैलेंस इज द बैलेंस इज द बाउट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द। अच्छा जहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है ना, जहाँ पर आपका क्या होता है कि कोई भी अकाउंट क्लोज होता है, मान लीजिए इस साल का, मान लीजिए 2019 का अकाउंट क्लोज हुआ, तो अगर नया स्टार्ट करना है तो उसे बोलते हैं फिर क्या आपका ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। ठीक है ना, तो इसका कंपेरिजन देखा जाता है प्रीवियस ईयर से। द ओपनिंग बैलेंस इज द नंबर ऑफ द फंड्स इन द कंपनी अकाउंट at the beginning of the new financial period. It is the first entry in the account either when a company is the first starting up, या तो वो स्टार्ट कर रही है एंड अकाउंट आफ्टर द ईयर एंड, या फिर किसी साल के खत्म होने पे होता है। ठीक है ना, फिजिकल ईयर जो होता है आपका मार्च से चलता, अप्रैल से चलता है मार्च तक, तो इस तरीके से देखा जाता है। इन एन ओपनिंग फर्म द एंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द 1 मंथ और द ईयर, अभी किसी तरीके से हो सकता है, या तो मंथली बेस पे हो सकता है, ईयरली बेस पे, बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ और द अकाउंटिंग ईयर। द ओपनिंग बैलेंस मे बी ऑन द क्रेडिट और द डेबिट साइड ऑफ द लेजर्स। तो तीसरा वाला आपका सही हो जाता है कि ओपनिंग कैपिटल जो होता है उसमें क्लोजिंग कैपिटल उसके साथ जोड़ते हैं ड्राइंग्स को, उसमें से एडिशनल कैपिटल को हटा देते हैं, उसमें से प्रॉफिट को भी हटाया जाता है, लॉस को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो तीसरा आंसर आ जाएगा। 75th क्वेश्चन आता है लो टर्नओवर ऑफ द स्टॉक इंडिकेट्स। किसको इंडिकेट करता है भाई, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर ऑफ द स्टॉक ऑफ द इन्वेंटरी टर्नओवर इंडिकेट द हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी गुड्स आर सोल्ड। टर्नओवर ये तो होता है कि कितनी बार आपका क्या हो गया, टर्नओवर ये तो होता है कि कितना सामान बिका। बात समझ में आई। और वो देखा जाता है जैसे आपका मान लो आपने कितना इनिशियल बेस पे कितना पैसा लगा, मान लो 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खोली, ठीक है ना, और उस पर आपने टोटल 100 रुपये का सामान बेचने में 200 रुपये टोटल कमाया, तो ये आपका टर्नओवर है। हाँ प्रॉफिट कितना हो, 100 रुपये का, ये भी बटेगा भाई। आपका जो प्रॉफिट होगा इसमें से भी मान लीजिए 100 रुपये, तो इसमें से जैसे इंप्लॉय की सैलरी वगैरह हो गई, तो मान लो 40 रुपये चले गया टोटल, जितना भी आपका क्या था लिएबिलिटीज़ थी उसमें चले गया, बाकी में से 60 रुपये, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है ना, तो जो टर्नओवर होता है टोटल कितनी अर्निंग हुई ये चीज़ देखी जाती है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ वीक मंथ और ईयर।
किसी बेस पे हो सकता है। अच्छा, लो टर्नओवर कब होता है भाई? फ्यूर गुड्स आर सोल्ड ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम द मोर देन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इज डन। जितना सामान था उससे अगर कम बिक जाए, जितने का सामान लिया उससे कम अगर बिक जाए तो लो टर्नओवर में आ जाता है। हाई टर्नओवर में क्या होता है, जितना सामान लिया, ठीक है ना, और बिक भी गया, ठीक है ना, अच्छे रेट पे पूरा सामान बिक गया और डिमांड भी बढ़ गई, तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फ्लेक्टेड द अमाउंट ऑफ द स्टॉक लेफ्ट फॉर द सेल देन इट सेट टू बी देयर इन द हाई टर्नओवर ऑफ द स्टॉक, इट आल्सो नोन एज द अंडर स्टॉकिंग सिस्टम होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे बन जाएगा लो टर्नओवर इज ऑफ द स्टॉक इंडिकेट द मोर देन रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, मोर देन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, मोर देन रिक्वायर्ड। कि लो टर्नओवर का मतलब क्या था कि आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी, जितना आपने क्या इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होना चाहिए था, उससे ज़्यादा का बिकना चाहिए था। 100 की जगह बिक कितने के गया, 50 का बिक गया। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, मोर देन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, लो टर्नओवर इसको शो करता है। अच्छा, किस किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है? मोनोपोली सिचुएशन आ सकती है मार्केट में। मोनोपोली होती है जब एक ही के हाथ में क्या होती है, एक ही बेचने वाला रहता है, ठीक है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, इसमें तो इसकी मर्जी चलती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में कमा सकता है, ठीक है ना। मोनोपोली जैसे ये मान लो कि पूरे मार्केट में एक ही दुकान है आपकी, किसकी, सब्जी की, तो भाई वो जितना रेट बोलेगा आपको लेना पड़ेगा, तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इसे बोला जाता है, ठीक है ना। सॉल्वेंसी पोजीशन जो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है, लेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट सिचुएशन, ये मैं बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम द 1350 यूनिट्स। देखो 1350 यूनिट वो क्या करता है, खर्चा करता है रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट। अच्छा, 20 रुपीज़ पर यूनिट क्या है, रेट है। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ द 2400, टोटल रुपये कितना पड़ा, 2400 रुपये पड़ा। कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी बिंग द 30% आपको देखना है। तो देखो अब एनुअल डिमांड निकालनी है आपने। एनुअल डिमांड निकालने का तरीका है कि आपने 1350 यूनिट है, टोटल कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, तो टोटल रुपये कितना आ जाएगा, 16,200 रुपये आपने कमा दिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 2400 रुपये ना, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, 2400 रुपये। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट देखना है, तो कैरिंग कॉस्ट देखना है आपने, तो ये देखना है कितने के रुपए के हिसाब से, 20 रुपये पड़ रहा था ना आपको, तो 20 रुपये का 30% निकालना है, तो 30% निकालेंगे तो 30/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 रुपये आ गया आपका। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला होता है √2SD/H। अच्छा, ये याद रखना है कि यहाँ पे डी क्या, डिमांड इन यूनिट्स है, तो डिमांड कितनी थी, तो डिमांड आप देख लो कितनी है, 16,200 है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ऑर्डर कॉस्ट कितनी, एस कितनी है, तो वो कितनी 2400 है, और 2 से तो इंटू करनी है। एच आपका क्या है, तो होल्डिंग कॉस्ट है, तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 6, तो अंडर रूट में हिसाब के इतना आ जाएगा आपका EOQ। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन इशू ऑफ द बोनस शेयर्स बाय द सब्सिडारी कंपनी आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट विल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा है, बोनस शेयर्स क्या होता है, those shares are distributed by the company to its current shareholders as the fully paid shares free of the charges of the capitalized a part of the company retained earning from the conversions of the its shares premium accounts or the distribution of the treasury shares. An issue of the bonus shares is referred to as the bonus share issue. If bonus shares are issued out of the capital profit, अगर उससे अलग हो कैपिटल प्रॉफिट से, देयर विल बी नो इफेक्ट, तो कोई आपका क्या नहीं पड़ता, लिखा हुआ ना आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, अगर उससे बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल और द गुडविल अकाउंट एंड द मॉनिटरी इंटरेस्ट फॉर दिस पर्पस सिंस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड ऑन द वन हैंड एंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बी विल बी इंक्रीज्ड ऑन द अदर। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अल्टीमेटली नो इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इशूइंग द बोनस शेयर्स आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, अगर उससे अलग लिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन गुडविल, मतलब ये एक्स्ट्रा है, गुडविल अकाउंट एंड द कैपिटल रिजर्व ऑफ द मॉनिटरी इंटरेस्ट, तो आंसर बनेगा हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि विच ऑफ द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि अभी 1 मई को आप जानते हैं 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या मनाती है, आपको वर्ल्ड लेबर डे मनाती है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा 2-4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 1919 में बना था ये, ठीक है, 1919 में ये बना था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये पेपर में पूछा गया आपके रेलवे के कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जरूर याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1919 में फॉर्म हुआ था। अब ILO की स्टोरी ये है कि ILO जो था इंटरनेशनल लेबर डे, ये कब क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो इसका काम था कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए भाई, कोई भी अगर वर्कर है 8 घंटे की ड्यूटी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, तो अगर इंटरनेशनल लेबर डे की बात करते तो 1 मई से, और ये मनाया जा रहा 1890 से। पहली बार 14 जुलाई को 1890 को यहाँ पे ये चला था, और खासकर अगर बात करें USA में शिकागो की तरफ,
तो वहाँ पे कई लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये बोल सकते हैं कि लेबर्स राइट्स की बात की थी, ठीक है ना। और 8 घंटे प्रतिदिन की बात करते हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन काम किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई काम करता है तो उसका अलग से उसे क्या मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेगा या बोनस उसे मिलेगा। तो ये 1890 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लिबर्टी। अच्छा, भारत की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया कब से इसे ऑब्जर्व करता है, तो इंडिया 1923 से करता है। और अगर बात की जाएगी 1923 से, तो हिंदुस्तान लेबर फार्म एक थी, हिंदुस्तान लेबर फार्मर पार्टी, ये लिख लेना है फुल फॉर्म, चेन्नई में। तो तब से मनाया जा रहा है। 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश का सुझाव भी दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी आपकी, कम्युनिस्ट लीडर थे, उनका नाम था, एक नाम था मलयापुरम सिंगाबरेल्लू चट्टियार, इनके थ्रू। तो भारत में 1923, यूएसए में जो हुआ था लगभग 19th सेंचुरी के लास्ट में 1880 के आसपास था। पहली बार बनाया गया था 1890 में। और एक चीज़ और याद रखना है कि आपने कि थीम जो थी इसकी, एंटिसिपेट द, प्रिपेयर एंड द रिस्पॉन्ड द क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन द रिसाइलेंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम, वो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब पढ़ लेते, देखो क्या लिखा हुआ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 बाय द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल एज एन द एफिलिएटेड रजिस्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में 1990 में फॉर्म हुआ था। सॉरी, ये जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उसके बाद की फॉर्मेशन है ये, लीग ऑफ नेशन हो गया या आईएलओ होगी। 1914 टू 1918 तक चला था ना वर्ल्ड वॉर टू, सॉरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन, उसी के थ्रू आपका आईएलओ भी फॉर्म होता है 1919 में, ये याद रखना, ठीक है ना। तो पहला वाला सही है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट, तो देखो पहला वाला सही है, तो इनकरेक्ट तो होने से रहा, तो ये तो सॉरी, तो यहाँ पर इनकरेक्ट तो नहीं है भाई। ये दूसरा लिखा, इट रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1969, मिला था आईएलओ को 1969 को नोबेल प्राइज में मिला हुआ है। इट इज़ यूज टू स्पेशलाइज द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल स्पेशलाइज एजेंसी आपकी यूनाइटेड नेशन की। तीनों सही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आप इन्हें पढ़ सकते हो। 187 आपके मेंबर है, 1919 में बना था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ट्रीटी ऑफ द वर्साइल इससे रिलेटेड आपकी, ठीक है ना। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई देखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना इसे, ठीक है ना। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जूम करके आपको ये दिख जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव थे 1969 का मिला था, किसके लिए मिला था, इंप्रूविंग द पीस अमंग द क्लासेस, परसुइंग द डिसेंट इन द वर्कर्स एंड द जस्टिस फॉर द वर्कर्स। ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, तो वो समझ रहे हैं आपके, जैसे क्या होना चाहिए, इक्वल क्या होना चाहिए आपका, वेगस होना चाहिए वुमेन एंड मेंस के लिए, पर्टिकुलर एक टाइमिंग सेट होनी चाहिए 8 घंटे की, इस तरीके से था। 8 कोर कन्वेंशन है ऑफ द आईएलओ आर द, ठीक है ना। तो कन्वेंशन तो एक तो फोर्स लेबर कन्वेंशन था आपका, एवोल्यूशन ऑफ द फोर्स लेबर था कन्वेंशन था, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन था आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लिखा हुआ है करेक्ट आपका सोशल सिक्योरिटी कोड। अच्छा, 3 बिल आपके इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। 2020 में सितंबर में लोकसभा द्वारा पास हुए थे। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, ये था एक कोड बिल। तो एक तो ये पास हुआ है 2020 का, एक आपका सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का, एक हुआ आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मैं हाफ में लिख रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल। तो ये भी आपका पास हुआ है, ठीक है ना। 2020 में 3 आपके नए बिल्स क्या हुए पास हुए। लगभग आप मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये माना लगभग 100 स्टेट्स बिल्स हैं इसमें, 40 के आपके सेंट्रल लॉज हैं जो रेगुलेट करेंगे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लेबर्स को। तो 100 तो आपके स्टेट से रिलेटेड है और 40 आपके सेंटर से रिलेटेड है। चलो पढ़ लेते हैं, आपके लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बोलता क्या है, प्रोविजन ऑफ द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, बिल्कुल सही है। द बिल हैज़ डिफाइंड द वेरियस टर्म्स लाइक द कैरियर सेंटर, एग्रीगेटर, गिग वर्कर। गिग वर्कर आप जानिए, गिग वर्कर होता है जैसे आपके जोमेटो स्विगी में काम करते हैं, या फिर आपका जैसे बोल सकते हैं कौन कौन सी रहती है यार, वो ओला हो गई। तो ये होते हैं आपके जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो आपके होते हैं, बस जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो गिग वर्कर इनके लिए भी रूल निकाला है कि अगर कोई कंपनी जैसे कोई भी, आप मान लो कि आपकी ओला है या फिर आप मान लो जोमेटो, तो इनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अपने किन के लिए, वर्कर्स के लिए। इन्हें गिग वर्कर्स बोला जाता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, वेक सीडिंग हो गई, तो ये भी इससे रिलेटेड बात हुई है। एग्रीगेटर एम्प्लॉइज गिग वर्कर्स विल हैव टू कंट्रीब्यूट द 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर फॉर द सोशल सिक्योरिटी वर्कर। देखो ये मैंने बताया था ना कि कोई भी जैसे कंपनी हो गई, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, तो इनका कुछ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इनकी अपनी क्या होती है, साइट होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किससे, होटल से वगैरह से, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, खाना वगैरह मंगा सकते हैं। तो कुछ यानी पर्टिकुलर नहीं होता। पर इस बार ये है कि लगभग 1 से 2% जितना भी टर्नओवर होगा उसका उन्हें खर्चा करना पड़ेगा अपने वर्कर्स पे, उनको मानना पड़ेगा अपना वर्कर्स, ठीक है ना, वॉलफेयर के लिए, क्या बोलते हैं आपका, वर्कर्स वॉलफेयर के लिए। तो आंसर तीनों सही बन जाते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बिल के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 1 to 2% है गिग वर्कर्स के लिए, हाउएवर द सच कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड द 5% ऑफ द अमाउंट पेड और द पेबल बाय द एग्रीगेटर्स ऑफ द गिग वर्कर्स इन द प्लेटफॉर्म्स। तो 5% से ज़्यादा ये आपका एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है ना। एक है द 2020 बिल रिड्यूसेस द ग्रेजुटी पीरियड ऑफ द 5 ईयर टू द 3। अब देखो ग्रेजुटी पीरियड को कितना कम कर दिया गया है, 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर सिक्योरिटी थ्योरीज। तो पॉलिसी थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी और फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी, तीनों पार्ट है, टोटल मिला के 7 है, ठीक है ना। तो पॉलिसी थ्योरी आती है तो लिखा हुआ ह्यूमन बीइंग इज सो मच सेल्फिश, वो होता ही है भाई, एंड द ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म द फॉर द ओन बेनिफिट्स वेदर ऑन द कॉस्ट ऑफ द अदर वेलफेयर्स, विल नॉट वर्क इन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज अंटिल ही इज फोर्स टू डू सो। तो एक आता है पॉलिसी थ्योरी जो आपके तो लेबर वॉरफेयर से रिलेटेड। एक आती है आपकी रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस मतलब जब क्या होता है कि हाँ भाई, कि कल के लिए भी कुछ काम करना है, आज के लिए भी कुछ काम करना है, ठीक है, भगवान के नाम पे कुछ काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। इस तरीके से रिलीजियस थ्योरी भी आपके लेबर वॉरफेयर में देखने को मिलती है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होती है वो सेल्फ वो होती है आपकी जब आप किसी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो, इंक्लाइंस टू डू और द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द वेल टू वंस फेलो मैन, ठीक है ना। सेल्फ सेंटर्ड एंड द एक्ट ऑफ द दिस काइंड ऑफ द स्टेम ऑफ द पर्सनल मोटिवेशन, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैंस लव फॉर द मैनकाइंड। देखो, ठीक है ना, मानवता के बेहतरी के लिए जब आप काम करते हैं तो फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी होती है, ठीक है ना। पैटर्निस्टिक थ्योरी होती है कि बाप का था और अब किसके बेटे के पास चले गए और बेटा उतना लायक नहीं है, तो काम कौन करेगी भाई। तो एक क्या ट्रस्टीशिप होती है, ठीक है ना। जो कुछ लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, उस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्लेकेटिक थ्योरी आती है आपकी, तो ये किससे आती है, डिमांडिंग एंड द मिलिटेंट बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड द प्रिविलेज के लिए टाइमली एंड द पीरियडिकली एक्ट ऑफ द लेबर वेलफेयर टू अ पीस ऑफ द वर्कर्स। एक पब्लिक रिलेशन थ्योरी आती है, तो ये देखती है एटमोसफियर ऑफ द गुडविल बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। ये आप देख लेना, सॉर्ट ऑफ द एडवर्समेंट ऑफ द हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट इट्स गुड इमेज एंड बिल्ड अप द प्रमोट द गुड एंड द हेल्थी पब्लिक रिलेशन, ठीक है ना। एक आता है आपको फंक्शनल थ्योरी। तो फंक्शनल थ्योरी आती है कि जब आप काम करना चाहते हैं पर उन्हीं से करवाना चाहते हैं जो बेस्ट है। जैसे हैप्पी एंड द हेल्दी पर्सन इज द बेटर मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स होता है, ठीक है ना। जो खुश है, जो हेल्दी है, वो कैसा होता है, मोर प्रोडक्टिव होता है, उसे फंक्शनल थ्योरी ऑफ द लेबर बोलते हैं। टोटल मिला के 7 है। फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक है आपकी पॉलिसी थ्योरी, एक है आपकी रिलीजियस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी, पैटर्निस्टिक थ्योरी, प्लेकेटिक थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, और एक आती है आपकी फंक्शनल थ्योरी। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार आप पूरा पढ़ लेना इसे, उससे नॉलेज क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसी के साथ व्हाट्सएप पे जो आपका व्हाट्सएप है हमारा कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, उस पर मैं आपका ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फेसबुक पे हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, वहाँ पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम मौजूद हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहूँगा, और जय हिंद, जय भारत।